नमस्कार। वीडियो की अंत में देखते हैं इतिहास और इतिहास के अंतर्गत देखेंगे भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में पहला जो पार्ट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास, उसको इस लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद जो होगा शेष दो पार्ट जो होंगे यानी मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे इस समय के अनुसार। और यह लेक्चर देखें तो जो अपर पीटी एग्जाम है यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, इसका पीटी एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। उसमें जो टॉपिक है, दूसरी टॉपिक भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उससे ये लिया गया है, उस पर आधारित उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसमें जो सिलेबस दिया गया है, सबसे पहले हम सिलेबस को चर्चा कर लें, लेकिन ये किसके लिए महत्वपूर्ण है उस पर भी चर्चा कर लें। अपर पीटी एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है, साथ ही एलटी ग्रेड में जो 30 प्रश्न जो जीएस के होंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। उसके भी सिलेबस को हम देख लेते हैं, तभी इस पर जो है इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। इसके अलावा आर जो मेंस एग्जाम है जिसमें 120 प्रश्न जो होंगे जीएस के होंगे, उसमें भी जो टॉपिक है भारतीय इतिहास का, उसके अंतर्गत भी महत्वपूर्ण है। और फिर 2025 के लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले इसके सिलेबस को देख लेते हैं। और इसके अलावा एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 71वें बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, संघ लोक सेवा की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षाओं, एसएससी की परीक्षाओं के लिए भी एक लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें एलटी ग्रेड के जो 30 नंबर के प्रश्न जीएस को उसी की सिलेबस से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए समान अध्ययन का पाठ्यक्रम यहाँ दिया गया है। इसके अंतर्गत पहली टॉपिक ही इसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है। इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की समान जानकारी पर महत्व होगा। और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यक्तियों से स्वतंत्र आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपर जानकारी अपेक्षित। इसके अलावा ज्योग्राफी के टॉपिक है, इसके बाद ये पॉलिटिकल टॉपिक है, इसके बाद इकोनॉमिक्स टॉपिक है, जिस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर एग्जाम से पूरा अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से अपर पीटी एग्जाम के भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो उसको भी देख लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है। तो यहाँ देख सकते हैं अपर पीटी एग्जाम जो है, जिसका पीटी एग्जाम देखें तो 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। यहाँ देख सकते हैं पीटी के लिए ये परीक्षा योजना, मेंस की परीक्षा योजना यहाँ दिखाई गई है। यहाँ इसका डिस्क्राइब देख लेते हैं। जीएस फर्स्ट जो है, जीएस फर्स्ट में ये आपका करंट है। और यहाँ जो हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं, ये यहाँ पर दिया गया है कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इसका डिस्क्राइब देखें तो यहाँ पर है, ये दिया गया है कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी विशेष ध्यान देना होगा। यही देखिए टॉपिक जो था वो एलटी ग्रेड में भी शामिल था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवादता, अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित। थोड़ा सा इसमें विस्तार है, तो यह टॉपिक हम कवर करें वर्तमान लेक्चर में। समीक्षा अधिकारी मेंस की भी बात कर लें, आर मेंस की बात करते हैं तो यहाँ देखें जो सामान्य अध्ययन जीएस जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप 120 प्रश्न है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें भी भारतीय इतिहास संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जाएगी। यानी इसके अंतर्गत ये देख सकते हैं सामान्य अध्ययन जो जीएस फर्स्ट इसमें भारतीय इतिहास है, इसके अंतर्गत वही सारी जानकारी है। यानी कहने का सही हुआ कि इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी इसमें भी निहित है। साथ ही इसमें जो है वो आपका दूसरा पार्ट जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषताएं, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित इसमें निहित है। पेट 2025 के सिलेबस को भी इसमें देखें, जो संदर्भित टॉपिक है तो इसमें देखें भारतीय इतिहास है यानी इंडियन हिस्ट्री को, ये देख सकते हैं। इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर को भारतीय इतिहास के अंतर्गत इस टॉपिक को कवर करते हैं, जो कि इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं के सिलेबस में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो हमने चर्चा किया था एसपीएससी यानी जो आपका 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम है, एमपीएससी, जेपीएससी, यानी सारे जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण लेक्चर साबित हो सकता है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके भी टॉपिक में सिलेबस में कवर यानी महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। तो पूर्व के लेक्चर में ये जानकारी हम दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे। केवल पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से आप एक नज़र इस पर देख सकते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन प्री हिस्ट्री के अंतर्गत इसके हमने प्री हिस्ट्री की विशेषताएं और विभाजन 5 भागों में इसको किया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इतिहास के लिखित साक्ष्यों के आधार पर भी देखा जा सकता है। भारतीय पुरातत्व संबंधित तथ्य क्या है, परीक्षा उपयोगी अन्य जानकारी क्या इसमें दी गई है। इसके खोजकर्ता हम देखें तो बुर्जहोम की खोज कौन किए हैं, भीमबेटका की खोज कौन किए हैं, ये भी जानकारी एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को देखते हैं। तो हमने देखा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो है, इसके बारे में हमने ऊपर ही देख लिया था, इसको यहाँ पर भी थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं। देखें ये जो है ताम्रपाषाण काल है यानी कैथोलिथिक पीरियड है। इसका जो 4000 बीसी यानी बिफोर ऑफ क्राइस्ट से लेकर यानी ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व का जो समय ताम्रपाषाण काल है, इसमें उन विशेषताओं में जो समझा था उसमें नोट यह था हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा जो संस्कृति जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति का एक हिस्सा मानी जाती है, यानी एक पार्ट मानी जाती है। और समय भी आप देख सकते हैं इसी के बीच में जो है हम देखेंगे वह सिविलाइजेशन ऑफ सिंधु वैलू जो है हम देखेंगे इसी के बीच में। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं ताम्रपाषाणिक काल संस्कृति। इसको देखें तो मुख्य रूप से 4 संस्कृतियों में विभाजित किया गया है।
पहली संस्कृति मालवा संस्कृति, दूसरी संस्कृति जोरवी संस्कृति, तीसरी संस्कृति कायथा संस्कृति और चौथा आहार संस्कृति के अंतर्गत ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति को डिवाइड किया गया है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं इसमें ताम्रपाषाण व्यवस्था के क्षेत्र को सबसे पहले समझ लेते हैं। ये क्षेत्र जो है पहला इसमें देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में है, दक्षिण पूर्वी भारत की पार्ट में है, पश्चिमी महाराष्ट्र में है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में यह संस्कृति देखी जा सकती है। तो चलिए इन सबों को देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले देखें दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहाड़, गिलंद, उजियाना, बालाथल और बागौर, ये जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये ताम्रपाषाण व्यवस्था के क्षेत्र पाए जाते हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति नामकरण पड़ा, यानी जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ताम्र व्यवस्था के क्षेत्र हैं यह बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इसको नोटेड पॉइंट के रूप में आप याद रखें कि बनास संस्कृति किसी को कहते हैं, तो इसी को दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो ताम्रपाषाण संस्कृति डेवलप हुई उसी को बनास संस्कृति कहते हैं। कारण क्योंकि बनास घाटी वहाँ स्थित होने के कारण। इसके बाद दक्षिण पूर्वी भारत के अंतर्गत देखें तो पूर्वी भारत में बिहार में कौन कौन से है? बिहार में चिराग, सोनवार, सोनपुर, ताराडी में यह दक्षिण पूर्वी भारत में ताम्रपाषाण व्यवस्था के क्षेत्र पाए गए। पूर्वी यूपी के अंतर्गत देखें तो खाराडीन, नरहर में यह क्षेत्र है पूर्वी यूपी में। और अन्य में देखें तो महिषदल, पांडु, राजर, ढीबी इसके क्षेत्र हैं दक्षिण पूर्वी भारत में। पश्चिमी महाराष्ट्र में देखें तो पुणे और अहमदनगर में ताम्रपाषाण व्यवस्था के क्षेत्र पाए गए हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन से? मालवा, कायथा, एरण, नौदा, टोली, यह क्षेत्र जो है ताम्रपाषाण कालीन व्यवस्था के अंतर्गत है। और इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको देखें तो यह बनता है एरण जो है किलेबंद बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, यानी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में एरण है उसमें किलेबंद बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। किस संस्कृति के? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के। इसके बाद मालवा संस्कृति को देखते हैं जो कि इसी के अंतर्गत हमने देखा था मालवा संस्कृति है, यानी इस सारी संस्कृतियों को हमने कंबाइंड रूप से समझ लिया कि ये ताम्रपाषाण कालीन व्यवस्था के अंतर्गत इस सारे में शामिल हैं। तो सेपरेट रूप से मालवा, जोरवी, कायथा और आहार संस्कृति को देखेंगे जो कि इसी की पार्ट हैं। तो मालवा संस्कृति को देखें तो यह आपका है कि नौदा टोली और इसके बाद देखें यह आपका जो है कि मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में सर्वोत्तम है, यानी मालवा से जो मृदभांड या मिट्टी के बर्तन मिले हैं वह ताम्रपाषाण मृदभांडों में सर्वोत्तम है, यानी बेस्ट हैं। यहाँ से चरखा और तकलियों के प्रमाण मिले हैं, यानी मालवा संस्कृति से क्या मिले हैं? यहाँ चरखा और तकलियों के प्रमाण मिले हैं। और जो मालवा संस्कृति में नौदा टोली है वहाँ से एच.टी. शंकालिया द्वारा उल्लिखित, यानी इतिहासकार जो एच.टी. शंकालिया द्वारा उत्खनन कराया गया सर्वाधिक फसल के साक्ष्य यहीं से मिले हैं नौदा टोली से। सबसे बड़ा उत्खलित ग्रामीण स्थल यह है। चौकोर और वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं, यानी चौकोर और वृत्ताकार घरों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो मालवा संस्कृति की नौदा टोली स्थल से मिले हैं, नौदा टोली जगह से मिले हैं, स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जोरवे संस्कृति देखें, दूसरी जो संस्कृति की पार्ट हैं जो ताम्रपाषाण कालीन में उसमें जोरवे संस्कृति आती है। तो इसके अंतर्गत देखें तो ग्रामीण संस्कृति, यानी जोरवे संस्कृति क्या है? ग्रामीण संस्कृति थी। सबसे बड़ा शहर इसमें दामाबाद, यानी सबसे बड़ा शहर इसमें कौन सा है? जोरवे संस्कृति का दामाबाद जो महाराष्ट्र में है। इसके बाद इस शहर यानी सबसे बड़ा शहर दामाबाद की विशेषता हम देखें तो तांबे की वस्तुएं, तांबे का रथ चलाता मनुष्य तथा सांड, गैंडा, हाथी की आकृति प्राप्त हुई है दामाबाद से, जो कि सबसे बड़ा शहर जोरवे संस्कृति का है। इसके प्रमुख स्थल में देखें तो प्रमुख स्थल में दामाबाद हमने देख लिया, दामाबाद, नेवासा, पटसन के साक्ष्य जहाँ से मिले हैं। जोरवे स्थान भी है इसीलिए इसका नाम जोरवे संस्कृति पड़ा। ये अहमदनगर, पुणे, चंदौली, सोनगांव, ईमान गांव में ही प्राप्त हुए हैं। यानी ये देखें पुणे में जो चंदौली है, सोनगांव, ईमान गांव, वहाँ से जोरवे संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। और ये जो आपके हैं दामाबाद, नेवासा, जोरवे का है अहमदनगर में है। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत देखें कुछ बस्तियों जैसे दामाबाद एवं इमाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है, यानी एक ग्रामीण संस्कृति रूरल सिविलाइजेशन है। लेकिन यहाँ पर कुछ जगह जैसे दामाबाद है, इमाम गांव है। इमाम गांव को हमने कहाँ देखा? इमाम गांव पुणे में है और दामाबाद जो है अहमदनगर में है। और ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में है। में नगरीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। इमाम गांव किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था। यहाँ से माता देवी की प्रतिमा, 5 कमरों का एक मकान मिला है। यानी जोरवे संस्कृति में इमाम गांव है जो कि पुणे में है। यहाँ पर क्या मिला है? किलाबंद और खाई से घिरा हुआ, यानी इमाम गांव क्या है? किलाबंद और खाई से घिरा हुआ एक स्थान है।
यहाँ से मात्र देवी की प्रतिमा 5 कमरों का एक मकान मिला है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं काथा संस्कृति, यानी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के तीसरा पार्ट काथा संस्कृति। इसको देखें तो यहाँ पर यह है कि काथा मृत भांडों पर प्राक हड़प्पन, यानी काथा जो मृत भांड या मिट्टी के बर्तन है उस पर क्या है, प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव पड़ा। यानी प्राक हड़प्पन का मतलब हड़प्पा से पूर्व की घटना है, हड़प्पा की घटना है, और हड़प्पा के बाद की संस्कृतियों का प्रभाव किस पर पड़ा है, काथा संस्कृति पर पड़ा है। काथा से स्टेटाइट और कैनेलियन पत्थरों के हार प्राप्त हुए, यानी काथा संस्कृति या काथा जो जगह यहाँ से देखें स्टेटाइट और कैलेनियन पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद इसकी जो चौथी संस्कृति, आखिरी संस्कृति ताम्रपाषाण काल की आहट संस्कृति है। इसमें देखें प्राचीनतम नाम इसका तांबावली था। आहट संस्कृति को प्राचीनतम नाम क्या है, तांबावली। यानी आहड़ जगह है, जैसे काथा जगह था, जुड़वी जगह है, वैसे आहड़ एक जगह था। इसका आहड़ का प्राचीन नाम तांबावली था। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ एवं चादरें प्राप्त हुई यहाँ से। गिलुंद प्रमुख केंद्र, यानी आहड़ संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है, गिलुंद है प्रमुख केंद्र था। प्रस्तर फलक उद्योगों के अवशेष मिले, यानी प्रस्तर यानी पत्थर के फलक उद्योग के अवशेष यहाँ से आहड़ संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। तो हमने इसमें क्या देखा कि ये जो आपका ताम्रपाषाण काल संस्कृति थी, इसकी समग्र विशेषताओं को हमने देख लिया। यहाँ समग्र विशेषताएं यह थी कि यह ताम्रपाषाण व्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत 3 क्षेत्रों में बटा था, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का और इसके बाद पूर्वी भारत के ये भाग में देख सकते हैं। इसके बाद मध्य भारत के भाग में यह इतना विकसित थी। इसके बाद 4 जो भागों में इसको बांट कर हमने देखने का प्रयास किया। तो सबसे पहले मैंने मालवा संस्कृति को समझने का प्रयास किया, इसके बाद दूसरा जोरवी को, तीसरे भाग के रूप में हमने कायथा संस्कृति को, और आखिरी इसके पार्ट में आहड़ संस्कृति को हमने समझा। अब चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से जाता है, और यहीं से सिलेबस के रूप में देखें तो अभी तक जो हमने देखा जो भी पार्ट के रूप में, यानी वह आपका अपर पीटी एग्जाम, एलटी ग्रेड और आर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहाँ से जो पेट के लिए भी ये सिलेबस में शामिल हो जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से ही पेट जो है इतिहास के रूप में शामिल किया गया है 5 नंबर के लिए। यानी इतिहास के हमने पार्ट को देख लिया था, इतिहास से जो 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसमें शामिल करें सिंधु घाटी सभ्यता का समय देखें तो ये 2400 से 1750 ईसा पूर्व का समय सिंधु घाटी सभ्यता का है, और इसी में जो है ताम्रपाषाण काल संस्कृति भी शामिल है। क्योंकि ताम्रपाषाण काल संस्कृति का समय हमने देखा था 4000 ईसा पूर्व से लेकर के जो था उसका समय, यानी 4000 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 1500 यानी 4000 बीसी से लेकर के 1500 बीसी का जो समय था, यह ताम्रपाषाण काल संस्कृति का समय था। और हमने उन संस्कृतियों को 4 भागों में बांट करके अध्ययन कर लिया। इसी में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता आता है, क्योंकि ये 2400 से लेकर 1750 ईस्वी का जो समय सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसी के बीच में आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो देखें ये जो आपका प्रमुख तथ्य यानी मेन फैक्ट इसमें देखें तो सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी जी हैं। सिंधु सभ्यता प्राक ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखी जाती है। इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता प्राक ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखी जाती है। सर्वाधिक स्थल गुजरात यानी भारत से प्राप्त हुए। इस सभ्यता के मूल निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागर के माने जाते हैं। नगरीय सभ्यता थी, व्यापार मुख्य पेशा था। इंपॉर्टेंट है कि नगरीय सभ्यता थी और व्यापार मुख्य पेशा था। सिंधु सभ्यता यानी सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाहों में देखें तो लोथल और सूरकोटदा थे। शासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो वणिक वर्ग के हाथों में था, यानी व्यापारिक वर्ग के हाथों में जो शासन एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन था, यानी राजा नहीं थे यहाँ पर। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये जो है समरी है, यानी इसकी बैकग्राउंड या भूमिका को आप देख सकते हैं। अब इन सब बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो सिंधु सभ्यता की सीमाएं देख लेते हैं। तो सीमाओं के अंतर्गत सबसे पहले डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो सबसे उत्तरी सीमा इसकी देखें तो मांदा जम्मू एवं कश्मीर चिनाब नदी तक इसकी उत्तरी सीमा थी। दक्षिणी सीमा देखें तो दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी तक जो है इसकी दक्षिणी सीमा है। उत्तरी सीमा इसकी पूर्वी सीमा देखें तो आलमगीरपुर यानी आलमगीरपुर जो कि इसकी पूर्वी सीमा है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी तक इसकी पूर्वी सीमा है। और सबसे पश्चिमी सीमा देखें तो सुतकार गेंडोर जो कि बलूचिस्तान दस्क नदी पाकिस्तान इसकी जो है वो पश्चिमी सीमा, सबसे पश्चिमी सीमा यह बनाता है। यानी इतने के बीच में, यानी इसी के बीच में जो है सिंधु सभ्यता की जो है सिंधु सभ्यता डेवलप हुई थी। यानी इसी के बीच में सिंधु सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। अभी तक खोजों के आधार पर अभी तक नहीं प्रमाणिक स्रोत मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ताकि यह सभ्यता कहाँ तक थी, ये निरंतर खोज और आविष्कार जितने भी इतिहासकार हैं उसके आधार पर यह हमेशा विस्तार इसका होता रहेगा आने वाले दिनों में। लेकिन वर्तमान में जहाँ तक जानकारी है उसके हिसाब से यही इसकी जो सीमाएं निर्धारित हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर देखें ये आपका जो है सैंधव सभ्यता का व्यापार, यहाँ पर देख लेते हैं सैंधव सभ्यता का व्यापार क्या था। तो आयातित वस्तु यानी इंपोर्ट कौन सी वस्तु होती थी, एक्सपोर्ट वस्तुएं कौन सी होती है, यानी कौन सी वस्तुएं आयातित करते थे और कहाँ से आयातित करते थे, यहाँ दिया गया है।
कि आयातित वस्तुएं सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ से कौन सी वस्तुएं आयातित करते थे, उसका क्षेत्र यहाँ दिया गया, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें देखें सोना जो गोल्ड है कहाँ से आयात करते थे या इंपोर्ट करते थे, तो अफगानिस्तान, फारस और कर्नाटक से यह जो है आयात करते थे सोना को, गोल्ड को। चांदी यानी सिल्वर जो है, चांदी कहाँ से आयात करते थे, तो ईरान से, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया से जो है यह आयातित करते थे। तो इससे यह भी जानकारी मिलती है कि इनका जो संपर्क या व्यापार किन किन देशों के साथ था, कहाँ कहाँ से था, यह भी जानकारी इसी में शामिल हुई। तो इसके बाद तांबा देखें, कॉपर का ये आयात या इंपोर्ट कहाँ से करते थे, तो खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से यह जो है तांबा का आयात करते थे। टीन का आयात देखें तो ईरान और अफगानिस्तान से। सेल खड़ी का देखें जो इंपोर्ट करते थे वो बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से जो है सेल खड़ी का आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे। हरित मणि देखें तो दक्षिण भारत से इसका इंपोर्ट होता था। शंख और कौड़ियाँ सौराष्ट्र जो गुजरात में है, दक्षिण भारत से शंख और कौड़ियों का आयात करते थे सिंधु घाटी के वासी। नील रत्न देखें तो यह बदख्शा जो अफगानिस्तान में है वहाँ से नील रत्न का आयात करते थे। शिलाजीत का हिमालय क्षेत्र से आयात करते थे। फिरोजा का जो आयात वो करते थे ईरान से। लाजवर्द का आयात बदख्शा मेसोपोटामिया से करते थे, याद रखना है मेसोपोटामिया से भी व्यापारिक संबंध था। गोमेद का जो आयात करते थे वो सौराष्ट्र गुजरात से। स्टेटाइट का जो इंपोर्ट करते थे ईरान से। स्टेफी का आयात दक्षिण पठार उड़ीसा बिहार से आयात करते थे। स्लेट का आयात जो है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आयात करते थे। सीसा का जो आयात जो है सिंधु घाटी के जो निवासी थे वो ईरान से, याद रखना इसमें सीसा का ईरान से, राजस्थान से, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत से सीसे का आयात करते थे। यानी इस जो सभ्यता के निवासी थे, यानी सिंधु सभ्यता का व्यापारिक एक जो व्यापार क्षेत्र था वहाँ से वस्तुएं आयात करते थे। हालांकि बहुत सी चीज़ों को निर्यात करते थे, लेकिन यहाँ पर निर्यात नहीं दिया गया है, यहाँ पर जो है आयात संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। और किन किन वस्तुओं का आयात करते थे यहाँ पर ये दिया गया है। आयात होने का मतलब यह है कि खरीदते थे उनसे, यानी वहाँ पर उनकी प्रचुर मात्रा में ये सब चीज़ें नहीं थी, जिसके लिए इन पर जो है आयात करके अपनी सुख सुविधा का उपयोग करते थे। इसके बाद देखें जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका विनाश या पतन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों या इतिहासकारों के मत क्या हैं। तो इसमें देखें विद्वान और उनके मत क्या हैं इस सभ्यता के विनाश में। तो जॉन मार्शल, मैके एवं SR राव इसको मानते हैं कि बाढ़ से यह सभ्यता नष्ट हो गई, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता हमने देखा कि इसकी जो सीमाएं यह देखी जा सकती है कि नदियों के बीच में ये है। उत्तरी सीमा देखें तो जम्मू एंड कश्मीर चिनाब नदी तक है, और ये दास नदी तक है, ये गोदावरी नदी तक और हिंदी नदी तक नदियों के बीच में है। तो इसमें बाढ़ जो सिंधु जो पंचतंत्र नदियों का तंत्र है, आधुनिक नदियों के रूप में भी देखें तो इसमें जो है बाढ़ आने की वजह से सभ्यता को जो नष्ट होना मानते हैं वह जॉन मार्शल, मैके एवं SR राव जी मानते हैं। इसके बाद देखें गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर जी मानते हैं यह वाह्य एवं आर्यों के आक्रमण को मानते हैं कि वाह्य और आर्यों का जो आक्रमण हो इससे ये सभ्यता नष्ट हुई, ऐसा मानने वाले गार्डन चाइल्ड और व्हीलर जी हैं। जलवायु परिवर्तन से विनाश का कारण जो है ओरल स्टाइन एन घोष जी मानते हैं। भूगर्भिक परिवर्तन जो है MR शाहनी जी मानते हैं। इसके बाद प्रशासनिक शिथिलता जो है यह जॉन मार्शल मानते हैं। प्राकृतिक आपदा KUR केनेडी मानते हैं। तो ये इतिहासकारों का मत है, ये बीटी एग्जाम के लिए यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब रिटेन मेंस हुआ करता था इतिहास का उसमें भी ये मत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि इतिहास जो है वह देखें तो किसी एक मत पर नहीं चलता है, इसमें जो कई मतों को प्रमाणित करना होता है। ज़्यादातर देखें जो है एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री जो है कई जो मतों पर आधारित है, उसमें जब तक प्रमाणित स्रोत ऑथेंटिक स्रोत न हो तब तक उसे कई विद्वानों के रूप में देखा ही प्रमाणित करना ज़्यादा बुद्धिमानी होती है। तो यहाँ पर पतन के संदर्भ में यहाँ पर हम देख सकते हैं इन विद्वानों का मत रहा। और वे कौन सा मत मानते हैं एग्जाम में देकर के कोई भी विकल्प जो है 4 विकल्प के रूप में देकर के उनके सामने जो है विद्वान का नाम देकर पूछा सकता है, तो आप इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। भारत में स्थित सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा स्थल देखें तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी जो है भारत स्थित सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा स्थल है। इसमें राखीगढ़ी के बारे में देखें तो राखीगढ़ी जो है यानी राखीगढ़ी जो है यह हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के निकट स्थित है। राखीगढ़ी यानी कहाँ पर है, हरियाणा में है। यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है राखीगढ़ी। दूसरा जो है धौलावीरा गुजरात में है। ओवरऑल में देखें जो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल देखें, सबसे जो बड़ा हड़प्पा स्थल इसमें है फर्स्ट पोजीशन पर वह आपका मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान में है। दूसरे स्थान पर हड़प्पा खुद है। तीसरे स्थान पर जो है गंडरेवाला है, ये तीनों ही जो है पाकिस्तान में है। इसके बाद बृहद 5 में जो है शेष 2 भारत में, शेष 2 में एक राखीगढ़ी है। दूसरा जो है धौलावीरा है, यानी जो सबसे बड़े टॉप 5 हैं उसमें से 3 पाकिस्तान में हैं। पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गनवेरीवाला, और 2 भारत में हैं
भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, दूसरा सबसे बड़ा धौलावीरा जो कि गुजरात में है। इसके बारे में ये जान लें कि जो इसका एरिया है, यानी आगे हम देखेंगे लेकिन इसमें संक्षेप में देख लें इसका एरिया क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ हमने इसका विस्तार देख लिया था कि यहाँ विस्तार या आपका यह है, इसकी सीमाएँ ये रही। इसका एरिया लगभग देखें तो 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यानी 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है, 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। आकार इसका ट्रायंगल त्रिभुजाकार है। सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता प्रकाश डाला था। और हमने तिथि देख लिया था। इसकी तिथि सर्वमान्य तिथि जो मानी जाती है वो 2350 से लेकर के 1750 तक मानी जाती है, यानी ये लगभग इसी के आसपास ध्यान दिया गया है। अब इसमें देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के 3 चरण। प्रारंभिक चरण इसका यह है, देख सकते हैं 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक है। परिपक्व चरण इसका 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व में परिपक्व यानी अपने पीक पर था। इसके बाद उत्तर हड़प्पाई यानी ये विघटन का समय था। इस सभ्यता का जो है विघटन का दौर शुरू हो गया था। 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक इसका उत्तर हड़प्पा काल का समय। 3 भागों में सिंधु सभ्यता के चरण को बांटा गया, 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। यानी प्रारंभिक चरण इसका है, इनिशियल स्टेज है, परिपक्व स्टेज है, और उसके बाद उत्तर हड़प्पाई स्टेज दिखाया गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं इसकी आर्थिक स्थिति को देखते हैं। चूंकि यह सभ्यता हमने पूर्व में ही देखा था कि यह व्यापारिक सभ्यता थी, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका व्यापार मुख्य पेशा था। यानी ये नगरीय सभ्यता तो थी, साथ ही इसका व्यापार मुख्य पेशा था, और जो इनका एस्टिमेशन था वणिक वर्ग यानी व्यापारिक वर्ग में हाथ में ही था। तो यहाँ पर हम जो है इनकी आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक स्टेटस को यहाँ समझते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस को समझने के लिए इन कई भागों में इसमें बांटा गया है। पहला इसमें देख सकते हैं जो पार्ट है वह उद्योग एवं शिल्प के रूप में है, दूसरा कृषि के रूप में है, तीसरा देखें वाणिज्य एवं व्यापार के रूप में है, चौथा इसमें पशुपालन के रूप में है, और 5वां इसमें मापतौल, और 6वां इसमें देख सकते हैं मोहरे हैं, और 7वां लिपि के रूप में इसमें अध्ययन किया जाएगा इनकी आर्थिक स्थिति का, इकोनॉमिक स्टेटस का। इसके बाद इसके यानी हमने देखा था कि जो टॉपिक थी वह एलटी ग्रेड की हो या फिर अपर पीटी एग्जाम की, आर मेंस की हो, उसमें जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत उसके इकोनॉमिक पार्ट को देखना था, हमें इसको सोशल पार्ट को देखना था, पॉलिटिकल पार्ट को देखना था। तो इसमें आर्थिक स्थिति हम देख रहे हैं जो कि सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ कृषि से लेकर चलते हैं, क्योंकि आग के बाद देखें तो आदमी जो मनुष्य था उसने पशुपालन किया था। पशुपालन के बाद जो है नवपाषाण काल में जो मनुष्य अन्य वाली फसलें उगाना शुरू कर दिया था, अन्न की पैदावार उसने नवपाषाण काल से शुरू करना शुरू किया। तो उसको हमने चर्चा विस्तार से कर लिया है। तो सबसे पहले कृषि को देखें तो 2 फसली कृषि अपनाते थे, 2 फसली कृषि करते थे। हल का प्रयोग था इनके पास, हल का प्रयोग करते थे। फसलों की विविधता थी, यानी फसलों की विविधता का मतलब विविध प्रकार के फसलें होते थे। इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं इनकी फसलों, सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट है। 2 फसली खेती करते जो आज भी होती है, हल का प्रयोग करते थे, आज भी होता है। हालांकि आज उसका प्रयोग मशीनीकरण, ट्रैक्टर इत्यादि ले लिया है, लेकिन फिर भी हल का प्रयोग आज भी दौर में। फसलों की विविधता आज भी है, तो प्रमुख विशेषताएं आज भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। इसके बाद उद्योग एवं शिल्प कला के रूप में इसके देखें विशेषताओं को, आर्थिक स्थिति का। तो मोहनजोदड़ो से ईंट के भट्टों के अवशेष मिले। ध्यान रखना है कि ईंट के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, वह आपके मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का मतलब यह होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो है इसको मोहनजोदड़ो कहते हैं। और इसकी जो खुदाई रखालदास बनर्जी जी ने 1922 में किया था, यानी दूसरा ये उत्खनन था, क्योंकि सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता का ही उत्खनन कराया गया था दयाराम साहनी जी ने 1921 में, 1 वर्ष पूर्व ही इसकी उत्खनन करवा लिया था। तो मोहनजोदड़ो से ईंट के भट्टों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी यदि लोहे का ज्ञान होता तो लौह युग के नाम से डिवाइड नहीं किया जाता। यानी ऊपर के जितने भी हमने भाग देखे थे शुरुआती दौर में, उसमें लौह युग यानी आयरन एज भी था। तो हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि हड़प्पाई लोग जो है यह ताम्रपाषाण संस्कृति के एक पार्ट के रूप में अध्ययन किए जा रहे हैं। वे तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाते थे, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहते हैं कि तांबा और टिन को मिलाकर के कांसा बनाना जानते थे। नाव बनाने के साक्ष्य लोथल से मिट्टी के नाव मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट, लोथल जो है देखें गुजरात में लोथल जो एक बंदरगाह के रूप में महत्वपूर्ण है। इसके बाद लघु धातु मूर्तियाँ, मोम साचा विधि इंपॉर्टेंट है। लघु धातु मूर्ति मोम साचा विधि यहाँ से मिली है। प्रमुख उद्योग देखें सूती वस्त्र का निर्माण यहाँ से मिला है। चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गई, इंपॉर्टेंट है कि चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गई है। और हमने देखा कि चांदी देख सकते हैं यहाँ पर जो है चांदी यह यानी विभिन्न वस्तुओं को जो है वो आयात करते थे। इसमें से चांदी को देखें तो ये चांदी कहाँ से मंगाते थे, ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया से आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे सिंधुवा से। तो चांदी सर्वप्रथम कहाँ से मिली है, सिंधु सभ्यता से पाई गई है। कांस्य कला, मृण मूर्तियाँ, मन का निर्माण था, मोहन निर्माण की कला प्रचलित थी। प्रमुख कलाकृतियाँ इसमें देख लें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की मुद्रा यानी डांसिंग जो पोजीशन है, डांसिंग पोजीशन में
मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। हड़प्पा एवं चावड़ों से प्राप्त कांसे की गाड़ियां मिली है हड़प्पा से, और चहुंदड़ों से क्या मिला है? चहुंदड़ो कहाँ है? यह भी पाकिस्तान, सिंध में, पाकिस्तान में है। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति संभवतः पुजारी थी, यानी पुजारी है। दाढ़ी वाले सिर की मूर्ति कांस्य प्राप्त मोहनजोदड़ो से, जो कि संभवतः पुजारी हो सकता है। स्वास्तिक चित्र भी मिले हैं। बर्तन में देखें तो मिट्टी के बर्तन में एक रूपता है। बर्तन सादे हैं। पक्की मिट्टियों की मूर्तियां भी मिली हैं। बर्तनों पर लाल पट्टी के साथ काले रंग की चित्रकारी है। लाल पट्टी के साथ काले रंग की चित्रकारी भी है। बर्तनों पर वनस्पति का चित्रांकन पशुओं की अपेक्षा ज़्यादा है, यानी उनके बर्तनों पर वनस्पतियों का चित्रांकन ज़्यादा है अपेक्षा पशुओं की। बर्तनों पर मुद्रा के निशान भी हैं, यानी बर्तनों पर जो मुद्रा है, यानी कॉइन्स है या जो धन है, उसके भी निशान बर्तनों पर बनाए गए हैं। अब इनकी आर्थिक स्थिति को देख लेते हैं। वाणिज्य और उद्योग के रूप में देख सकते हैं। यहाँ वाणिज्य एवं व्यापार के रूप में भी देखा जा सकता है। तो यहाँ देखेंगे वाणिज्य व्यापार के रूप में, तो बल्कि यहाँ पर कृषि के रूप में ही यहाँ दिया गया है। तो कृषि के रूप में विशेषताएं देख लिया था। 9 फसलों की खेती करते थे सिंधुवासी, जिसमें गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास एवं अनाज मिले हैं। प्राचीनतम शास्त्र भारतीय महाद्वीप में देख लिया था चावल का जो लोहरा देश से प्राप्त हुआ है, जो कि संत कबीर नगर में है। इसके बाद जौ सबसे प्राचीन जो था, मानव ने इसका उपयोग किया था। गेहूं को हमने देख लिया था कि यह जो मेहरगढ़ से जो पाकिस्तान में वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सारी जानकारी पूर्व में हम दे चुके हैं। तो यहाँ पर 9 फसलों की खेती, इसमें ये 9 फसलों की खेती को आप याद रख सकते हैं, जिसमें गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास एवं अनाज के एग्जाम पूछा जा सकता है कौन कौन 9 फसलें थी। तो कृषि कार्य हेतु प्रस्तर यानी पत्थर एवं कांस्य के औजारों का प्रयोग करते थे। कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला, यानी फावड़ा या फाल नहीं मिला। संभवतः लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। यानी हल भी जो था, हल का जो फाल था, यानी जो फाल जैसे जो जुताई होती है प्राचीन समय में, जो हलों से, बैलों से जोता जाता था, उसका जो फाल बनता था लोहे का था। तो वो फाल भी लकड़ी का प्रयोग ही करते थे, जिससे मिट्टी की खुदाई होती थी। वो लकड़ी का ही बना होता था इन लोगों का। इसके बाद वाणिज्य व्यापार के अंतर्गत कॉमर्स एंड ट्रेड के अंतर्गत देखें तो ये आप, यानी कॉमर्स एंड ट्रेड में ही ये कृषि को शामिल कर लिया गया है। इसके बाद यहाँ पशुपालन में देख सकते हैं, यानी ये पालतू जानवर कौन कौन जानवर बनाते थे। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 प्रकार के जानवर हैं। 9 प्रकार के अनाजों को हमने देखे, 6 प्रकार के जानवरों को याद रख लें। इसमें बैल, भैंस, गाय, भेड़, कुत्ते और खच्चर हैं। हाथी को पालतू बना लिया गया था। कुबड़ वाला बैल सबसे प्रिय पशु था। वहीं ऊँट की अस्थियाँ कालीबंगा से मिली हैं। कालीबंगा को हमने देख लिया था कि कालीबंगा जो आपका है, यानी इसमें हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है। काले रंग की चूड़ियों को कालीबंगा कहते हैं। आगे हम इससे विस्तार से करेंगे कि राजस्थान में किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी काले रंग की चूड़ियाँ हैं जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे 1953 में इसकी खुदाई बी के थापर अंग्रेजवासी लाल जी ने किया था। इसके बाद देखें, सुरकोटदा में घोड़े के अवशेषों के मिलने की रिपोर्ट पहचान संदेहग्रस्त है, यानी अभी भी इस पर संदेह है कि ये घोड़े के ही अवशेष हैं जो कि सुरकोटदा से मिले हैं। और सुरकोटदा कहाँ है? पाकिस्तान में है, हमने देख लिया था। नोट, हड़प्पा संस्कृति में न तो घोड़े की हड्डियाँ न ही इनके प्रारूप मिले हैं। नोट यह कि हड़प्पा संस्कृति में न तो घोड़े की हड्डियाँ मिली और न इसके प्रारूप मिले हैं। इसके बाद यहाँ पर माप तौल के बाद यहाँ देख सकते हैं, यह जानकारी इसमें है। यानी ये जो व्यापार एवं वाणिज्य था, ये नीचे यहाँ पर है, यानी नीचे इसको कर दिया, ऊपर लिख दिया यहाँ पर है। तो व्यापार एवं वाणिज्य यानी कॉमर्स एंड ट्रेड को देख लेते हैं। व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था, यानी एक्सचेंज प्रणाली पर आधारित था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में अनाज के बड़े गोदाम मिले हैं। देशी व्यापार की परिवहन साधन बैलगाड़ी एवं पशु, जबकि विदेशी व्यापार मुख्यतः जल परिवहन से था। यानी जो अपने देश में ही व्यापार होता था, यानी अगल बगल आस पड़ोस में जो होता व्यापार होता था, वो परिवहन साधन के रूप में बैलगाड़ी का प्रयोग करते, जबकि बैलगाड़ी में पशु, जबकि विदेशी व्यापार, दूर का जो व्यापार था वो जल परिवहन से होता था, जिसके लिए बंदरगाह बनाए गए थे। बंदरगाह से जुड़े शहर में देखें तो बालाकोट, डाबरकोट, सुतकांड गेट डोर, जो कि यहाँ पर हमने देखा था कि ये सबसे पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान में है। इसके बाद सोटका कोट, मुंडी गाक, मालवान, भगत राव तथा प्रभास पाटन, ये जो है बंदरगाह से जुड़े प्रमुख शहर थे। विदेशी क्षेत्र जिनसे व्यापार होता था उनको देख लेते हैं। विदेशी क्षेत्र जिनसे व्यापार होता है सिंधुवासियों को, दिलमुन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एग्जाम दृष्टि नोट करें। दिलमुन आधुनिक बहरीन से, मन का ओमान से, मेसोपोटामियाई अभिलेखों, यानी ये जो इनके विदेशी व्यापार क्षेत्र थे, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा शब्द सिंधु क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है।
मेलुहा का मतलब हमने देख लिया। मेलुहा इसमें दिलमुन जो आपका आधुनिक बहरीन है और मेलुहा से भी इसका हुआ है। तो मेलुहा है क्या? सिंधु क्षेत्र से चैन का विदेशी व्यापार होता था। इसके बाद माप तौल को देख लें तो तौल की इकाई 16 की आवर्तकों में थी, यानी 16 का आवर्तक का मतलब 16 का पहाड़ आप पढ़ते जाएं। 16 आवर्तक का मतलब यहाँ हो गया 16 से विभाजित होने वाले अपवर्तक 16, 32, 64 यानी 48, 64, 80 इत्यादि जो है 16 से विभाजित होनी चाहिए। तौल की इकाई 16 के आवर्तकों में जैसे 16, 64 सैंथल लोग मापना भी जानते थे, यानी मेजरमेंट जानते थे। उदाहरण के रूप में देखिए लोथल से, जो कि गुजरात में आधुनिक गुजरात में एक बंदरगाह है, तो यानी बंदरगाह था। लोथल से हाथी दांत से निर्मित पैमाना मिला है। दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली। दशमलव का मतलब वही डेसिमल सिस्टम जो आज भी लागू है। दशमलव का मतलब 10 संख्याएं, जिसमें आप देख सकते हैं 0 से लेकर जो 10 संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हालांकि अंग्रेजी में है, इसका हिंदी में ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ये 10 संख्याएं। इनका बेस जो होता है 10 होता है। यही दशमलव सिस्टम आधारित जो प्रणाली आज भी है, तो इस पर आधारित मापतौल इनकी आधारित थे। इसके बाद इसकी मोहरों को देख लेते हैं। तो मोहरें ये हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति है, यानी मोहरें जो है हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। आकृति इनकी चौकोर, अधिकांशतः बेलनाकार, वृत्ताकार, आयताकार, यानी ये पूछ देता है कि इनकी जो है मोहरें कैसी थी, यानी आकृति चौकोर भी थी, अधिकांश चौकोर थी, बेलनाकार भी थी, वृत्ताकार भी थी, आयताकार। ये सारे पूछ देगा तो चौकोर की मानना होगा, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मैक्सिमम चौकोर है। अधिकांश मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक सिंग वाले सांड यानी वृषभ का मिला, ये अक्सर पूछ देता है। मोहरों पर चित्रित पशु में कौन कौन पशु हैं? तो गैंडा है, भैंसा है, हाथी, बाघ है और हिरण, यानी 5 पशुओं का जो मोहरों पर चित्रण मिला है। अधिकांश मोहरें सेल खड़ी की बनी होती हैं। अधिकांश मोहरें किसकी बनी है? सेल खड़ी की बनी है। लिपि देख लें इनका क्या है। तो लिपि भाव चित्रात्मक है, जो क्रमशः दाएं से बाईं ओर, यानी दाएं से बाईं का मतलब ऐसे इधर से लिखा जाएगा, यानी देवनागरी हिंदी की विपरीत लिखा जाएगा, यानी उर्दू के जैसे उर्दू लिखा जा रहा है आज के रूप में, वैसे या दाएं से बाएं की तरफ इधर से इधर लिखना होगा। दाएं से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी, यानी दोनों ओर से लिखी जाती थी। दाईं ओर से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी, दोनों स्थिति। इस पद्धति को बेस्ट्रोफिदोन कहा जाता था, यानी ये पद्धति जो है बेस्ट्रोफिदोन कहा जाता था। यानी आज भी ये लिपि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं ऐसे लिखा जाए, दोनों को समझ लिया जाए, ये बहुत कठिन भाव चित्रात्मक लिपि है। सामान्यतः दाएं से बाएं, सामान्यतः जो है दाएं से बाएं, यानी ये जो है उर्दू आदमी का ऐसे लिखा जाता था, यानी देवनागरी हिंदी की विपरीत या अंग्रेजी की विपरीत। हड़प्पा लिखावट अभी तक पढ़ी ना जा सकी है, यानी हड़प्पा जो लिखावट अभी तक इसको नहीं पढ़ा जा सका है, इसलिए यह जो है अभी अनुमान और तर्क पर आधारित ही इतिहासकारों पर जो अभी तक खुदाई से प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, उन्हीं पर आधार पर यह जो है इस पर आधारित निष्कर्ष निकाले गए हैं। क्योंकि लिपियां न पढ़े जाने की वजह से इसमें बहुत सी जानकारी अभी भी गूढ़ रहस्य के रूप में छुपी हुई है इस सभ्यता के बारे में। तो ये इसकी आर्थिक स्थिति रही, इकोनॉमिक स्टेटस रहा। इसके बाद इसकी पॉलिटिकल स्टेटस को देख लेते हैं। पॉलिटिकल स्टेटस यहाँ पर है। इसके बाद इसकी धार्मिक स्थिति यहाँ देखेंगे, यानी रिलीजियस स्टेटस इस सभ्यता का क्या है। इसके बाद प्रमुख स्थल और साक्ष्य, सामाजिक स्थिति के अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें। इसके बाद हड़प्पाई स्थल आते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके जो आपका पॉलिटिकल पार्ट है और जो रिलीजियस पार्ट है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।